हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर तथा मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने में गुलाम वंश का तीसरा लेक्चर राजिया सुल्तान के बारे में हम लोग देखेंगे तथा उसके जो भी छोटे छोटे उत्तराधिकारी थे जिनका शासनकाल बहुत ही कम रहा, हम उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके पहले का जो लेक्चर नहीं देखा गुलाम वंश का तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि तीसरा लेक्चर है। ऑलरेडी हमने पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश के बारे में बहुत अच्छे ढंग से देखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं राजिया सुल्तान के बारे में। अगर राजिया सुल्तान की बात करें दोस्तों, तो ये जो है ना, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो उसके पहले, मृत्यु से पहले इल्तुतमिश ने घोषणा किया था कि मेरी मृत्यु के बाद, मेरे बाद राजिया बेगम जो है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठेगी। ओके, फिर क्या होता है कि 1236 में मृत्यु हो जाती है, तो फिर ज़बरदस्ती उनका एक पुत्र रहता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यह ज़बरदस्ती दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। जबकि घोषणा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा कि उनकी पुत्री ही बैठेगी गद्दी पर। तो इसी समय क्या होता है दोस्तों कि जब ये गद्दी पर बैठ जाता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, तो उसके राज्य में ना विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यह अयोग्य शासक था। और दूसरी बात, ये सुल्तान के विरुद्ध था। जो पहले इल्तुतमिश जो सुल्तान थे उनकी घोषणा के विरुद्ध था। सब लोग चाहते थे कि राजिया बेगम ही बने। तो इस तरह से विद्रोह शुरू हो गया। और एक बार 1236 में ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह विद्रोह दबाने के लिए बाहर गया, दिल्ली से बाहर गया। फिर उसी समय मौके का फ़ायदा उठाया राजिया सुल्तान ने। इसने क्या किया, इसने लाल वस्त्र धारण किया और प्रजा लोगों को बुलाया और अपनी बातें रखी। बातें में ये रखी कि देखिए, हमारे पिताजी ने हमें बोला था कि दिल्ली की गद्दी पर उनके बाद राजिया बेगम बैठेंगी, बट इन्होंने ज़बरदस्ती, मेरे भाई ने ज़बरदस्ती अपनी गद्दी हथिया ली है और वो बैठ गए। तो आप लोग ही निर्णय करें। तो उस समय जनता और अमीर वर्ग जितने भी थे सब उनका सपोर्ट किए और उन्होंने इनको राजिया बेगम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। और जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह वापस आता, विद्रोह को दबा करके दिल्ली में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ आया आपको। तो उसके बाद देखिए, राजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है। 1236 से 1240 तक इनका शासनकाल रहता है 4 साल। अब आइए देखते हैं इनके बारे में। देखिए, इनका एक विरोधी रहता है निजामुद्दीन जुनैदी, ये वजीर रहता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछ दे कि इनके विरोधियों में कौन कौन शामिल था तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही खास विरोधी था, कि बोले तो खास का दोस्तों सबसे ज़्यादा विरोध करता था। तो ध्यान रखिएगा इसको। ओके, अब देखिए क्या हुआ कि उस समय ना दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासका थी। ठीक है, तो वहाँ के जो प्रजाजन थी और जो अमीर वर्ग थे उन लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था कि कोई महिला कैसे शासका बन बैठी। आखिर वो हमें आदेश देगी, हम किसी महिला के आदेश का पालन करेंगे? ये तो हमारी बेइज्जती होगी कि हम किसी महिला शासका के आदेश का पालन करेंगे। तो लोगों को बड़ा अजीब लगने लगा। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा खास खानाफूसी शुरू हो गई। और वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई महिला हमसे आदेश का पालन करवाए। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे अब राजिया के खिलाफ षड्यंत्र धीरे धीरे शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों, उसी समय फिर क्या किया, जब ये बात राजिया को पता चली कि मैं एक स्त्री हूँ और स्त्री होने की वजह से ऐसी लोगों के बीच में धारणाएं और विचार बढ़ रहे हैं, तो उसने क्या किया कि उस दिन से स्त्री वस्त्र को त्याग दिया और पुरुष वस्त्र धारण कर ली। तब और भी लोगों को दिक्कत होने लगी। दिक्कत ये दोस्तों कि ये जो पुरुष वस्त्र, एक महिला का पुरुष वस्त्र धारण करना, ये इस्लाम के विरुद्ध है। इस्लाम में आप अगर कोई लड़की अगर पुरुष का वस्त्र धारण करती है तो ये इस्लाम के विरुद्ध है। जैसे जीन्स, ठीक है, बहुत से इस्लामिक कंट्री है जहाँ पर अभी भी जीन्स बैन है। हालांकि अब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वहाँ पे हस्तक्षेप, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हुआ। ठीक है, तो अब धीरे धीरे वहाँ पे खुल रहे हैं, ये सब बैन हट रहे हैं। बट अभी भी बहुत से देशों में जीन्स पर बैन है, इस्लामिक देश में। तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो इस्लामिक व्यक्ति थे उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं होगा कि कोई स्त्री पुरुष का वस्त्र धारण करे। अब देखिए, अब इससे भी कुछ लोग भड़के, कुछ लोग क्या, बहुत लोग धीरे धीरे भड़कने लगे अब राजिया के खिलाफ। अब देखिए, इनकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है कि राजिया सुल्तान को कैसे अब गद्दी से हटाया जाए, क्योंकि ये गलत कर रही उनके अनुसार। इसी विरोध के बीच में एक अल्तुनिया नेता थे। ठीक है, अल्तुनिया नामक नेता थे, तुर्क नेता थे। सब तो विरोध करते थे, बट इनके जो तुर्क नेता थे अल्तुनिया, ये विरोध नहीं करती थी, ये राजिया का विरोध नहीं करते थे। तो सिंपल सी बात है, देखिए आपको ना
जब चारों तरफ से लोग आपका विरोध करेंगे और एक कोई लड़का या फिर कोई भी आपका विरोध नहीं करेगा ना, तो सिंपल सी बात है कि फिर आप उसके प्रति आकर्षित होंगे, ठीक है, दोस्ताना व्यवहार रखेंगे उससे, क्योंकि वो आपके खिलाफ नहीं जा रहा। तो इन्होंने अल्तुनिया से मिलजुल के फिर क्या हुआ कि ये आकर्षित हुई, मिलजुल करके फिर क्या किया कि इन दोनों ने निकाह कर लिया, दोनों ने शादी कर ली। जब शादी कर ली तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि एक बहराम शाह नामक एक तुर्क नेता था, उसने प्लस उसके और भी अमीर वर्ग लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, किसको, इन लोगों को मारने का, राजिया को गद्दी से हटाने का, और षड्यंत्र रचा। फिर उसके बाद राजिया से लड़ाई कर लिया, क्या 1240 में लड़ाई कर ली, और राजिया प्लस अल्तुनिया दोनों की सेना शामिल थी। इधर बहराम शाह अपने तुर्क नेताओं के साथ, जो अमीर वर्ग थे उनके साथ मिल करके फिर लड़ाई करते हैं, और यहीं पे कैथल में ही 1240 में इन दोनों की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और फिर बहराम शाह उसके बाद राजा बनते हैं, ध्यान रखिएगा, इन लोगों की कैथल में हत्या कर दी जाती है 1240 में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो सुल्तान बनते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह, ये वाली 2 साल शासन करते हैं 1240 से 42, ठीक है। तो ये जो राजिया का हत्या किया गया था, राजिया प्लस अल्तुनिया का, इसमें देखिए क्या ना कि एक षड्यंत्र के तहत सब कुछ किया गया था। उस षड्यंत्रकारी में कई व्यक्ति शामिल थे, और शामिल इस शर्त पर थे कि देखिए राजिया को गद्दी से अबदस्त कर दिया जाएगा ना, तो उसके बाद हमको ये पद चाहिए, हमको वो पद चाहिए। मुइजुद्दीन बहराम शाह से ये बातें कही गई थी कि हम आपका साथ देंगे पूरा, लेकिन हमको ये पद चाहिए। तो बहराम शाह ने भी समझौते के अनुसार सब कुछ करना चाहा। तो इसी तरह जो मास्टर माइंड था राजिया की हत्या का, एतगीन नामक व्यक्ति था, ठीक है, यही मास्टर माइंड था। तो बहराम शाह राजा बन जाता, सुल्तान बन जाता, तो उसके बाद एतगीन को नायब मामलिकात के पद पर नियुक्त कर दिया जाता शर्त के अनुसार। नायब मामलिकात दोस्तों बहुत ही हाई पद था, बोले तो एक तरह से प्रधानमंत्री का पद, ठीक है। और इसके सामने सुल्तान बस नाम मात्र का था। नायब मामलिकात पद पे जो व्यक्ति रहता था उसके सामने सुल्तान केवल नाम मात्र का था, ठीक है। तो एतगीन क्या करता है, ये धीरे धीरे शासन की शक्ति, शासन की जितनी भी बड़ी बड़ी पद थी और सर्वोच्च शक्तियाँ थी, वो अपने हाथ में लेने लगा, अपने अंडर में लेने लगा। जब ये बात बहराम शाह को पता चली कि ये तो एतगीन अब धीरे धीरे मेरे खिलाफ भी ऐसे कर रहा, फिर एक दिन सर्वोच्च शक्ति जितनी भी है सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा, तो मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर मेरे को भी गद्दी से उतार के बैठ जाएगा। तो इस डर की वजह से बहराम शाह ने इसकी हत्या करवा दिया। जो तुर्क नेता था एतगीन, इसकी हत्या करवा दिया। जब हत्या करवा दिया तो जो अन्य तुर्क थे उन लोगों ने अब क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा इसके विरोध में आ गए, बहराम शाह के विरोध में आ गए कि हम लोगों ने और इन जो हम लोग थे इन्हीं हम ही लोग ने मिलजुल करके बहराम शाह का साथ दिया, और ये तो फिर हत्या करवा दिया एतगीन की। इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा विद्रोह शुरू हो गया, और फिर तुर्कों ने ही बहराम शाह की हत्या कर दी। तो इस तरह से बहराम शाह का भी चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला सुल्तान बनते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। इनका देखिए जो शासनकाल था 1242 से 46, 4 साल शासन किया इन्होंने, और इन्हीं के शासनकाल में बलबन जो है अमीर हाजिब के पद पर बैठा, ठीक है, किस पे, अमीर हाजिब। दोस्तों ये बलबन जो है ना, ये देखिए कई राजाओं के शासनकाल में रहा है, ठीक है, और ये शुरू से ही प्रयत्न करता रहा। पहले छोटे पद पर बैठा, फिर छोटे से बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, इस तरह करते 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 ना इसकी उम्र बीत गई और बुढ़ापे में जाकर के राजा बन गया, ठीक है। इसने बहुत प्रतीक्षा की, बहुत राजा बनने के लिए बहुत प्रतीक्षा की, बहुत मेहनत की, शुरू से धीरे धीरे लगा रहा और बुढ़ापे में जाकर के बाजी मार गया, सुल्तान बन गया। तो ध्यान रखिएगा, इसके समय में अमीर हाजिब के पद पर बैठा, और धीरे धीरे इसके शासनकाल में अब धीरे धीरे जो जो पद था उस पर अपना अधिकार करता जा रहा था, ठीक है। फिर इसकी भी जैसे अलाउद्दीन मसूद शाह है ना, इसकी भी हत्या कर दी गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, दरबारियों के द्वारा इसकी भी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट बनते हैं नसीरुद्दीन महमूद। इनका देखिए जो शासनकाल है ना, ये 1246 से 65 चलता है, और बलबन ने अपनी पुत्री की शादी इन्हीं से की थी 1249 में। ध्यान रखिएगा, बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नसीरुद्दीन महमूद से की थी, और जब शादी कर देता बलबन तो नसीरुद्दीन महमूद ने इनको उलूग खां की उपाधि दी। किसको, बलबन को इनके जो दामाद थे नसीरुद्दीन महमूद, इन्होंने उलूग खां की उपाधि दी। अच्छा, उलूग खां की उपाधि ध्यान दीजिएगा,
उलूग खा मतलब अन्य राजाओं की जो आगे चलते हैं, मतलब आगे के जो शासक है उनको भी मिला है, ठीक है। उसको ध्यान रखें, हम आगे चल कर बातें करेंगे उसके बारे में। प्लस एक अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, बहुत ही प्रतापी दोस्तों, उनका नाम भी उलूग खा था। तो ठीक है, हम कंपेयर करके आगे चल करके अभी आपको बताएंगे उसको। याद रखिएगा, बलबन की भी उपाधि उलूग खा था, ठीक है। और इसके समय में देखिए बलबन जो है ना, इस साम्राज्य का अधिकतर अधिकार अपने हाथ में ले चुका था, ठीक है। और इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो बलबन उसके बाद राजा बनता है। धीरे धीरे करके बलबन पूरी तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो अपने हाथ में सब शक्ति ले रहा था, ठीक है। तो लास्ट में राजा बन जाता है इनकी मृत्यु के बाद। तो 1265 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से इनका चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसके बाद बलबन नेक्स्ट सुल्तान बनते हैं। तो हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा दोस्तों। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बलबन के बारे में, बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे उसको। तो वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नमस्कार।